बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन के पार्ट ग्रे कॉर्टेक्स में बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होने लगती हैं। ग्रे कॉर्टेक्स बुनियादी तौर पे सेरिब्रम की न्यूरोनल टिश्यू की आउटर लेयर होती है जहाँ पे नर्व्स की इंसुलेशन नहीं हुई होती। इस वजह से ये एरिया अपने सराउंडिंग के मुकाबले में थोड़ा डार्क या ग्रे अपीयर होता है। इस वजह से इसे ग्रे कॉर्टेक्स कहा जाता है। अगर हम एपिलेप्सी के सिम्टम्स की बात करें तो इसका सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम सीजर होते हैं। सीजर को उर्दू में दौरा पड़ना कहा जाता है। इसमें ब्रेन के अंदर अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होती है। ये दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल सीजर और एक जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर में ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया इफ़ेक्ट होता है और इसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं। जैसे आप एपिलेप्टिक पेशेंट में जिसको माइल्ड सीजर हो उसमें मूड डिस्टर्बेंस देखेंगे या उसकी टांग या बाजू में जर्क फील होता है या डिजीनेस फील होती है। इसके मुकाबले में जो जनरलाइज्ड सीजर होते हैं ये सारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सीजर आमतौर पे कमर, बाजू और टांग के मसल्स को मुतासिर करते हैं जिसकी वजह से इंसान ज़मीन पे गिर पड़ता है। और इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बाइटिंग ऑफ टंग एंड लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल जनरलाइज्ड सीजर में देखा गया है। अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो इसकी पर्टिकुलर कॉज स्टिल अननोन है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ब्रेन इंजरी, ट्यूमर या बर्थ के टाइम पे लो ऑक्सीजन के एक्सपोजर या फिर ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स यानी मेनिंजीस में स्वेलिंग की वजह से एपिलेप्सी इंसान में हो जाती है। अगर हम इस डिज़ीज़ की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 30 साल से पहले की उम्र में होती है। अगर यही बीमारी 30 साल के बाद हो तो ऑर्गेनिक डिजीज़ यानी टिश्यू डैमेज की वजह से होती है। इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तकरीबन 500 डिफरेंट जीन्स एपिलेप्सी से रिलेट की जाती हैं जो कि मुख्तलिफ आयन चैनल्स को कोड करती हैं। इसके अलावा एक न्यूरोट्रांसमीटर गैबा के अंदर भी म्यूटेशन एपिलेप्सी में देखी गई है। गैबा अपने गैबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और ब्रेन में सूदिंग इफ़ेक्ट को जनरेट करता है। इसके अलावा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की म्यूटेशन भी एपिलेप्सी के केस में बहुत कॉमन देखी गई है। ये डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करते हैं और मूड और बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। एपिलेप्सी फैमिलीज़ में भी रन करती है, लेकिन ये किसी को भी हो सकती है। इसका ताल्लुक किसी भी स्पेसिफिक जेंडर या स्पेसिफिक रेस के साथ नहीं होता। अगर हम एपिलेप्सी की डायग्नोसिस की बात करें तो एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कॉमनली इसके सीजर की नोयत को देख के किया जाता है। रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर बेसिकली एपिलेप्सी को शो करते हैं। इसके अलावा इसको डायग्नोस करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है जिसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहा जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को स्कल के साथ कनेक्ट किया जाता है और ब्रेन वेव पैटर्न को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा न्यूरो इमेजिंग भी की जाती है जिसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा जाता है। अगर हम इस फिगर में देखें तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का पैटर्न दिखाया गया है। इसमें लेफ़्ट साइड में नॉर्मल एक एक्टिविटी दिखाई गई है ब्रेन में, जबकि राइट साइड पे एपिलेप्टिक पेशेंट के अंदर ब्रेन वेव को दिखाया गया है। तो हम इसकी डिस्टॉर्शन राइट साइड पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको 100% ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी मेडिकेशन बहुत सक्सेसफुल है। तकरीबन अप टू 70% एपिलेप्सी को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स
जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ गुजारने में हेल्प आउट करते हैं।